अकाउंट, और अकाउंट में शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, या इसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट भी कहते हैं इस चैप्टर को। बेसिक्स बेसिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। सबसे पहले हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसके लिए लॉ बना होता है बाबू। हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं उसके लिए क्या बना हुआ है बोलो, कानून बना हुआ है। हर एक चीज जो हम लोग कर रहे होते हैं, क्या आप दुकान पे जाके किताब कॉपी खरीदते हो जी, बिस्किट टॉफी खरीदते हो, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े होंगे अगर 11th में, अगर टीचर पढ़ा, क्योंकि अब सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, बट अगर पढ़ाए होंगे क्योंकि वो बेसिक चीज है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप पढ़े होंगे, या चेक वगैरह, चेक तो जानते होंगे, चेक बुक वगैरह पापा का देखे होंगे, वो आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। हम लोग कुछ भी करते हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। हर एक चीज किससे जुड़ा है बोलो, एक्ट से जुड़ा है। कल कंपनी पढ़ोगे 11th में, बिजनेस स्टडीज के अंदर कंपनी पढ़े होगे, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है। हम लोग इंडियन रेलवे टिकट काट के चढ़ते हैं ना रेलवे पे, रेलवे यात्रा करते हैं ना, इंडियन रेलवेज एक्ट है 1989। कुछ भी करो सब किसी ना किसी कानून के अंदर आता है। फैक्ट्री खोलना है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है ना। हर एक चीज के लिए क्या बना है बोलो, आप इंटरनेट यूज करते हो उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस करता है तो उस पर भी एक्ट एप्लीकेबल है, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम है बोलो। तो इस चैप्टर में जो एक्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का ये कानून है बाबू। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। सबसे पहले ये एक्ट आया कहां से, ध्यान से समझेंगे। अभी जो हम बता रहे हैं वो काफी बेसिक है, और जो बता रहे हैं उसका नॉलेज होना ही चाहिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये एक्ट आया कहां से। देखो, कोई आदमी जब बिजनेस लॉ पढ़ने बैठता था, क्या पढ़ने बैठता था बोल बाबू, 11th 12th में ना बिजनेस लॉ नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे ग्रेजुएशन करोगे वहां बिजनेस लॉ पढ़ना है, आगे सीए करोगे, सीएमए करोगे, सीएस करोगे, एमबीए करोगे, हर जगह क्या पढ़ना है बोलो, बिजनेस लॉ पढ़ना है। बिजनेस लॉ में एक चैप्टर है, उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है बोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था। बिजनेस लॉ के अंदर इसका हिस्सा बहुत ज्यादा था, इसलिए इस टॉपिक को छोटा करने की जरूरत थी। तो एक्चुअली इस टॉपिक को 3 टुकड़ों में बांटा गया। एक ये खुद रह गया, दूसरा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या है बोलो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1900, ये एक्ट इससे निकला। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इससे निकला। तो पहला सवाल ये कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहां से आया। इंडियन पार्टनरशिप हिस्सा रह चुका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का।
मेरी बात क्लियर है? बिजनेस लॉ जब पढ़ने बैठते थे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था। बिजनेस लॉ जिसको मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, व्यवसायिक कानून भी कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा किसका होता था बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का होता था। बट ये जरूरी था कि इसको थोड़ा टुकड़ों में बांटा जाए। क्या था बोलो इसको टुकड़ों में? इसका 3 टुकड़ा हो गया, एक ये खुद रह गया और 2 टुकड़ा किया गया, और जो एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और दूसरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहां से आया? बोलो कहां से आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आया। मेरी बात क्लियर है? कोई पूछेगा कि बताओ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहां से आया है? तो वो आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, 1872 से आया है। मेरी बात क्लियर है? कई बार एग्जाम में ये पूछते हुए पाया गया है कि पार्टनरशिप जो एक्ट है उसका सही नाम क्या है ना? तो क्या सही नाम है बोलो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कई बार लिख देगा द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो नाम सही नाम नहीं है। कई बार लिख देगा आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम क्या है बोलो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। मेरी बात क्लियर है? तो अभी तक एक्चुअली देखो तो कितना क्वेश्चन हो गया? 2 क्वेश्चन हो गया। एक, इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? बोलो इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना? और ये एक्ट आया कहां से ये बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना? तो ये दोनों सवाल का जवाब आपको मिला है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे पार्टनरशिप का मतलब क्या है। क्या बोला? पार्टनरशिप का मतलब क्या है सर? कहता पार्टनरशिप जो होता है ना, वो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन मतलब क्या सर? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन मतलब क्या है इसका? मेरे साथ लिखते चल रहे हो? अगर नहीं लिखते चल पा रहे हो, दिक्कत हो रहा है लिखने में, समझने में, तो उनकी जरूरत नहीं है। जो ग्रुप में है ऑलरेडी उनको क्लास का लिंक मिल चुका है, इसलिए बच्चे लाइव क्लास कर भी रहे हैं। ओके, और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, तो उनको ग्रुप में एडमिशन लेने के बाद ही ग्रुप में ऐड होता है। कुछ बच्चा जो एडमिशन ले चुका है अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, आज हो जाना और लिंक ले लेना। ओके, और जो नहीं भी हुए हैं ना, एडमिशन अभी नहीं लिए हैं, वो लिंक ले लेंगे। ओके, और घर पे जाके दोबारा देखेंगे। तो पीसी कॉमर्स क्लासेस से लगभग हर साल टॉपर्स निकलते रहे हैं, हर साल निकलते रहे हैं, चाहे वो एग्जाम हो 12th लेवल का, चाहे वो एग्जाम हो प्रोफेशनल लेवल का। बाबू सीए सीएमए जैसे एग्जाम में भी बच्चा ऑल इंडिया रैंक तक लाया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ मिल जाता है। आप ऑफलाइन एंजॉय कर रहे हो क्लास, और घर पे जाके ऑनलाइन भी क्लास वापस देख लेना। जो ऐसा कर दिए उसका ग्रोथ ऐसे होगा। इसी साल अभी 1-2 दिन के अंदर बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है ना, 1-2 दिन के अंदर भी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। जान रहे हो ये? अभी सीबीएसई का एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है ना? नहीं 28 को होगा ना रे, लास्ट डेट कब है? 26 है, 26 मार्च कहाँ हुआ? और बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो ठीक है। तो उसमें भी देखना हम लोग के कोचिंग से ना जरूर स्टेट में रैंक या डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बच्चे आएंगे, हर साल आते रहे हैं। इसके पीछे मात्र रीजन क्या है? पर 2 रीजन हम मानते हैं। एक, बच्चा जो होता है ना टॉपर, वो जनरली क्या करता है? ऑफलाइन क्लास करता है और घर पे जाके ऑनलाइन रात में आराम से वीडियो भी देखता है। इससे उसका ग्रोथ काफी तेजी से होता है, कंट्रोल हो जाता है ना सब्जेक्ट पे। आप एक बार देखें,
दूसरा बार यही चीज देखें, आपका पकड़ बहुत मजबूत हो जाता है, आप जल्दी भूलते नहीं हो। रिवीजन सबसे बड़ा ताकत है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कई बार पढ़ना ही सफलता का उपाय है बाबू। कई बार पढ़ने वाला ही टॉप होता है। एक सिलेबस जो 5 से 8 बार पढ़ता है वही टॉपर में आता है। एक बार 2 बार पढ़ने से आप नॉर्मल पास कर जाओगे बाबू। आपको अच्छा करना है, आपको टॉप होना है, तो सिलेबस को 5 से 8 बार पढ़ना पड़ता है। तो हम आपको क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे? एक बार पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे, फिर 10 साल का क्वेश्चन करेंगे, 10 ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ, ये हम करके देंगे। तो अगर हम ये 2 से 3 बार कर दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि अपने तरफ से भी 3 से 4 बार कर लीजिए, जिससे आपका 7 से 8 बार हो जाएगा, तो आप बहुत बेहतर कर पाइएगा। आपका हर पेपर में 95, 96 ऐसे मार्क्स रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो करना है, अगर मन में इच्छा है अगर, तो आज ही से स्टार्ट है बाबू। अगर सच में तुम अपने आप को चाहते हो टॉप पे दिखना, तो आज से ही अपने आप को एग्जामिन करो। कोई दूसरा एग्जामिन करे कोई जरूरत नहीं, खुद को देखो, खुद के देखो कि क्या औकात है हमारा, सच में हम क्या टॉपर लायक है भी कि नहीं है। तो उसका क्या है, अपने आप को अपने आप का परीक्षा दो। कैसे? क्लास कर रहे हो, घर पे जाके दोबारा देखो। अगर तुम पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें समझ लो तुमने गजब का पोटेंशियल है, तुम जरूर कुछ लाइफ में कर लोगे। मेरी बात समझ में आई है? और दूसरा, क्लास ना छोड़ना। क्लास अगर इमरजेंसी वजह से ऑफलाइन नहीं आ पाए, 100% ऑनलाइन कर लेना। तबीयत बहुत खराब है, नहीं कर पा रहे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, लिंक आपको ग्रुप में हमेशा जाते रहेगा, लिंक हटता नहीं है, वो हमेशा रह जाता है बाबू। तो आप उसको दोबारा जब भी मौका मिलेगा आप उसको देख के कवर कीजिएगा, क्लास छूटने नहीं दीजिएगा। ओके जी, ये बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, हम क्या बोले कि पार्टनरशिप में क्या लिखा? पहला लाइन पार्टनरशिप में लिखा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। क्या लिखा बोलो? ये क्या लिख दिया? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या उससे ज्यादा लोगों के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। मतलब क्या सर? मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दोनों साथ में पढ़ाई किया, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो सीए सीएमए ये सब बन नहीं सका। सोचा भाई अकाउंट्स का पढ़ाई किए हैं, है ना, समझदारी है, बिजनेस स्टडीज वगैरह 12th में पढ़े हैं, तो मैनेजमेंट जानते हैं, तो हम लोग दोनों दोस्त थे ए और बी, दोनों मिलके क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। तो एक्चुअली ए बोला बी को, मिस्टर ए क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे? क्या मेरे साथ तुम? तो जब आप किसी को अपना इच्छा विलिंगनेस प्रेजेंट करते हो ना, उसको ऑफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? जैसे ए बोला बी को क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे, ये है ऑफर। क्या है बोलो? बी बोला यस हम करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, बन गया प्रॉमिस। क्या बन गया बोलो? ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया? अब दोनों कैपिटल लाएंगे, पैसा लाएंगे, बोलो हाँ या ना। दोनों डिसाइड करेंगे कि देखो सुबह में 10, मान लो कपड़ा का दुकान खोलना है, सुबह में 10 से 2 बजे तक हम बैठेंगे या 2 से 8 तक तुम बैठना, ये सब डिसाइड होगा, कौन कितना पैसा लाएगा। ये हुआ कंट्रीब्यूशन। क्या हुआ बोलो? तो मिस्टर ए बोला बी को क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे, ये क्या है? ऑफर। क्या है बोलो? बी बोला यस करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? प्रॉमिस। वर्ड्स पर ध्यान दो। उसके बाद ए और बी दोनों पैसा लाया, दोनों वादा किया एक दूसरे को कि हम मिलके करेंगे, इस ऐसे से करेंगे। ये हुआ लेन देन, कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हुआ एग्रीमेंट। क्या हुआ? और क्या ये कपड़ा का बिजनेस लीगल है या इलीगल? लीगल है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो कहेंगे ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, और कहेंगे ए और बी के बीच पार्टनरशिप है। अरे बात समझ में आया है? तो 2 या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है बिजनेस करने के लिए, तो उसको आप क्या कह सकते हो बोलो बाबू? इसमें कुछ चीज और भी जुड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? सवाल उठता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? तो ऑफर जब एक्सेप्ट होता है, क्या होता है बोलो? इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझा रहे हैं, पार्टनरशिप के अलावा हटके। मेरे पास मान लो एक रेड कलर का कार है, ये मिस्टर ए है, हम मिस्टर ए को बोले मिस्टर ए, हम मिस्टर पी सिंह है और ये मिस्टर ए है। मिस्टर पी सिंह ऑफर किया, क्या किया? क्या मिस्टर ए आप मेरी रेड कलर की कार 20 लाख में खरीदिएगा? मिस्टर ए बोला हाँ हम खरीदेंगे। ऑफर किए हम, एक्सेप्ट हो गया, बन गया प्रॉमिस। क्या बन गया? अब ये 20 लाख लाएगा, हम इसको कार और कार का मालिकाना हक, चाबी, कागज सब देंगे, बोलो हाँ या ना। ये हुआ लेन देन, इसको कहते हैं कंसिडरेशन।
ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है लेन देन, तो होता है एग्रीमेंट। क्या आप अपना कार बेच सकते हैं? क्या ये लीगल है? तो एग्रीमेंट अगर लीगल है तो क्या बन गया? ये कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं, क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम एक सामान बेच रहे हैं, खरीद रहा है, ये पार्टनरशिप बिजनेस। ये समझाने के लिए दिया, हम कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए क्या दिया आपको एग्जाम्पल। आप दिन भर में कई कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हो, आपको मालूम भी नहीं है। आपको गांधी मैदान जाना है, आप ई रिक्शा पे जाके बैठते हो, जानते हो वो ऑफर है, ई रिक्शा वाला ऑफर करता है गांधी मैदान, गांधी मैदान, आप एक्सेप्ट करते हो, आप बैठते हो। ये ऑफर प्लस एक्सेप्ट हो गया प्रॉमिस। आप उसको भाड़ा देते हो, वो आपको गांधी मैदान छोड़ता है। आप उसको 10 रुपया देते हो, आपको वो गांधी मैदान छोड़ता है। ये हुआ कंसिडरेशन। क्या वो लाइसेंस लेके रिक्शा चला रहा है? लीगल है, यस। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो वो तुमको जाके आगे 100 मीटर पे 200 मीटर पे उतार देता है, बोलता है नहीं पहुंचाएंगे, जाओ, अब भाड़ा ले लेता है। बिल्कुल तुम उस पर सूट फाइल कर सकते हो, केस कर सकते हो बात, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिन भर में कई कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हो, दुकान पे जाते हो ना, कॉपी कलम बिस्किट टॉफी खरीदने के लिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है बात। क्या है? हम लोग कई कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं दिन भर में। तो पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। पार्टनरशिप भी क्या है बोलो? जिसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, जो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट लीगल होता है तो क्या बनता है? एग्रीमेंट लीगल होगा तो ही क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एग्रीमेंट लीगल नहीं है तो क्या नहीं बनेगा वो? जैसे मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी बोलता है, मिस्टर ए बोलता है मिस्टर बी को, क्या तुम मेरे साथ ड्रग्स बेचोगे? नार्कोटिक, अफीम, गांजा, इस टाइप का चीज, जो कि क्या है? प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, आप नहीं बेच सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, नहीं कंज्यूम कर सकते हो, कानून है इसके लिए। बात आ रहा है समझ में? तो मिस्टर ए बोला मिस्टर बी को, क्या तुम मेरे साथ ड्रग्स बेचोगे? बी बोला यस बेचेंगे। ऑफर एक्सेप्ट हो गया, क्या बन गया जी? कंटिन्यू, ध्यान दो बाबू, प्रॉमिस। ओके, दोनों पैसा वैसा लाया होगा, दोनों तय किया होगा कि देखो टेम्पू पे हम बेचेंगे, बस पे हम बेचेंगे, रेलवे स्टेशन पे हम बेचेंगे, ऐसा कुछ तय हुआ होगा। ये हुआ कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया? एग्री। क्या ये लीगल है? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए। तो एग्रीमेंट अगर लीगल होगा तो ही क्या बनेगा? एग्रीमेंट अगर तो ही क्या बनेगा? तो पार्टनरशिप अगर कहेंगे, तो पार्टनरशिप जब भी बात कहेंगे हम लोग, तो वो एज पर एक्ट है, वो एज पर कानून है, तो पक्का क्या होगा? लीगल होगा। अगर ए बी दोनों मिलके अफीम या ड्रग्स जो भी है उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है कानून के नजर में, क्योंकि वो बस एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। पार्टनरशिप में क्या होना जरूरी है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब एग्रीमेंट क्या हो? लीगल हो। ध्यान से सुनो और संभालो बच्चों, ये तुम्हारे कैपेसिटी का भी परिचय है, क्योंकि लगभग चीज तुम्हारे अभी जो क्लास में होगा ना, तुम्हारे लिए क्या होगा? नया होगा। तुम अगर सीरियस नहीं रहोगे, तुम अगर बात करने पे फोकस रहोगे, तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहेगा, तो तुम ना छूटते जाओगे बाबा, और तुम ही डिटरमाइन करोगे कि तुम मेरे साथ हो या पीछे हो गए, क्योंकि हम लगातार कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, लगातार सुनो, समझो और संभालो। हम एक बात को ऐसे ही 3-4 बार बोलते रहते हैं, गौर कियो ना, भी हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, ठीक है? इसलिए बहुत फोकस करना है बात। पढ़ाई सेक्रीफाइस मांगता है, त्याग मांगता है, लेकिन पढ़ाई से बेहतरीन चीज तुम्हारे इस एज में कुछ है भी नहीं। मोबाइल सब चला सकता है, रील सब देख सकता है, हाँ या ना? घंटों देखते रह जाते होगे, पता भी नहीं चलेगा। जैसे उम्र निकल जाएगा बाबू, और जब एक उम्र निकल जाएगा ना, और पापा का होटल में जब खाना बंद हो जाएगा ना, तब दुनिया बिल्कुल अंधेरा लगने लगेगा। ऐसा सिचुएशन ना हो, आप बहुत कम उम्र में अपने आप को अपने पैर पे खड़ा कर लें, तो ये जरूरी है कि अभी सीरियस रहें, अभी पढ़ाई को बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंस दें। ओके जी? तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। बोलचाल में एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बोलचाल में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? सेम ही माना जाता है, लेकिन जो लॉ पढ़ा हुआ है वो जानता है कि एग्रीमेंट अगर लीगल है तभी क्या है? अगर एग्रीमेंट इलीगल है, जैसे ड्रग्स बेचने वाला एग्रीमेंट है बट इलीगल है, तो क्या नहीं हो पाया?
कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। तो ऑफर जब एक्सेप्ट होता है क्या बनता है? प्रॉमिस। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है क्या बनता है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है, लेन देन होता है, क्या बनता है? और एग्रीमेंट अगर लीगल है क्या बनता है? एग्रीमेंट अगर लीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। बोलचाल में ये भी बोल सकता है कि दो आदमी के बीच एग्रीमेंट है, तो हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली दो आदमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात समझ में आई है? तो पार्टनरशिप जब भी होगा तो वो दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच भी, दो या उससे कितने ज्यादा लोग, इस पर बात करेंगे हम लोग अभी। तो दो या उससे ज्यादा लोग मिलके क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस करके क्या करेंगे? प्रॉफिट करेंगे। क्या करेंगे? और प्रॉफिट का सब में बंटवारा होगा। कैसे बंटवारा होगा? जैसा उन्होंने तय किया होगा। अगर तय नहीं किया होगा तो तब कैसे बंटवारा होगा? तो जैसा एक्ट में बोला है, जैसा कानून में बोला है, वैसा बंटवारा होगा। इन सारे बातों को समझेंगे, सिस्टमेटिकली समझेंगे। इसलिए पूरा फोकस मेंटेन करना, हर एक चीज सीखना है। क्लास में इंटर करो, प्रण के करके इंटर करो, क्लास में आए एक एक चीज समझेंगे, सीखेंगे। और क्लास से निकलते समय अपने आप से पूछो क्या तुम 100% सीखे हो या नहीं सीखे हो। ये रोज दिन ये प्रक्रिया होना चाहिए, तभी बदलाव होगा, तभी बेहतरीन स्टूडेंट बनोगे। ये तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हम जादूगर नहीं है जो कोई शॉर्टकट है। हम लगातार मेहनत करेंगे तुम्हारे सामने, है ना, और तुम भी मेरे साथ लगातार मेहनत करोगे, बिल्कुल तुम अपने अंदर ग्रोथ देखोगे। 3 महीना में खुद को पहचानोगे नहीं बाबू। जो पढ़ाई में सीरियस नहीं रहो, जो बच्चा यहाँ 11th में पढ़ाई किया है और थोड़ा ईमानदारी से पढ़ाई किया है, वो ये चीज महसूस कर चुका है जो हम बोल रहे हैं, है ना, वो ये चीज महसूस कर चुका है। ये क्लास एक अवसर है बाबू, ये अवसर देगा आपको, शानदार अवसर देगा, बहुत सारा अवसर देने वाला है। इसलिए सतर्क रहो, रेगुलर क्लास करना है, फोकस रहना है। तो हम अभी एक लाइन बोले, क्या बोले कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है दो और उससे ज्यादा लोगों के बीच, क्या करने के लिए? बिजनेस। मान लो हम सब मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या करते हैं, समाज सेवा करेंगे। क्या करेंगे बोलो? हम लोग ऑफर की, एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन एग्रीमेंट है, लीगल है, क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? समाज सेवा, सोशल सर्विसेज। फ्री में बच्चा लोग, गरीब बच्चा को पढ़ाएंगे, है ना, ओल्ड एज होम चलाएंगे, हम लोग ऐसा काम करेंगे। स्वच्छता फैलाएंगे, बीमारी के लिए जागरूकता फैलाएंगे, ये सब काम करेंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? ना ना ना, पार्टनरशिप तभी है जब बिजनेस है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट, बिजनेस फॉर। अगर समाज सेवा के लिए एक से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप तभी कहलाएगा जब पर्पस बिजनेस होगा, जब प्रॉफिट कमाने की बात होगी। जब हम दोनों मिलके कपड़ा बेच रहे होंगे तब ये पार्टनरशिप होगा। जब हम दोनों मिलके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे होंगे तो क्या हो सकता है बोलो? पार्टनरशिप हो सकता है। कोई प्राइवेट कॉलेज चला रहा है 2-4 लोग मिलके, तो वो पार्टनरशिप हो सकता है, क्योंकि वहां प्रॉफिट पर्पस है बाबू। मेरी बात समझ में आ रही है? जहां सोशल सर्विसेज पर्पस है वो क्या नहीं हो सकता है बोलो? पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। ठीक है जी। और क्या बोले, प्रॉफिट कैसे बटेगा? अगर मान लो हम तीनों पार्टनर हैं, हम ए हैं, ये बी है और ये सी है, ओके जी। हम तीनों मिलके पार्टनरशिप चला रहे हैं, हम तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? लैपटॉप का दुकान चला रहे हैं, मोबाइल का दुकान चला रहे हैं, हम लोग लैपटॉप मोबाइल बेचते हैं, ओके जी। प्रॉफिट कैसे बटेगा अगर पार्टनरशिप है तो? हम लोग डिसाइड कर लिए कि कैसे बांटेंगे। तो मान लो मेरा ज्यादा पैसा लगा हुआ है, हम बोले क्या कि हम 3:2:1 में प्रॉफिट बांटेंगे। मैंने प्रॉफिट का तीसरा हिस्सा हम लेंगे, दूसरा हिस्सा तुम लेना, पहला एक हिस्सा तुम लेना, ऐसा करके ये डिसाइड हो चुका है। तीनों इसमें सहमत है तो वैसे ही बटेगा। अगर डिसाइड नहीं किए तो इक्वली बटता है। कैसे बटता है बोलो? ये कौन डिसाइड किया कि इक्वली बटेगा? ये डिसाइड किया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ओके जी। ये जो चीज पे हम बोल रहे हैं ना, इस पर चर्चा जो है ना अभी आगे करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा बैटरी बदलने दो। यहां तक जितना बात की है सब एक बार दिमाग में रिकॉल कर लो।
ऑनलाइन में बच्चे समझ में आ रहा है रिप्लाई करना, ऑनलाइन में बच्चे समझ में आ रहा है रिप्लाई करना। जी तो क्लासरूम के अंदर हम ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, आपको हम लिखा लिखाया नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। क्लासरूम में हम बस काम के अकॉर्डिंग ही इतना लिखवाएंगे जितना आपका काम चल जाए, बाकी सब आपको मिल जाएगा। नोट्स में नोट्स ग्रुप में भेजे भी हैं, तो जो आज व्हाट्सएप क्लास के बाद रुक जाना, जो जो जिसको इसको लिंक लेना है, जो भी ग्रुप में नहीं जुड़े हो वो लिंक भी ले लोगे, वो लिंक भी ले लोगे और ये पीडीएफ भी ले लेना। ओके जी, तो टॉपिक क्या हम लोग का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर, तो या पार्टनरशिप अकाउंट ऐसा करके लिखा रहेगा, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का परिभाषा क्या है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन वगैरह पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका लॉ का एग्जाम नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन किस सेक्शन में है, लेकिन नहीं चांसेस रहता है 12th लेवल पे, तो नहीं जरूरत है इसका। सिर्फ आपको पता होना चाहिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 क्या बोला। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है। एक्चुअली यहाँ आप लिख सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, यहाँ रिलेशन बोलने का मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन से ही है। पार्टनरशिप के बीच, पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है बिटवीन पर्संस, मतलब दो या उससे ज्यादा लोग जो क्या कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं क्या करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किसका, बिजनेस का, जो वो सब मिलके करेंगे या उनके बदले कोई और अकेला भी कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट सब में बटेगा। ये आप 11th के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते आए हो। तो आप देखो 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़े पार्टनरशिप और 12th में अकाउंट में पढ़ोगे पार्टनरशिप। 11th में कंपनी पढ़े तो बिजनेस स्टडीज में, 12th में पढ़ोगे कंपनी अकाउंट्स के। सब कनेक्टेड है, इसलिए जनरली बच्चा लोग 11th का पढ़ाई इतना सीरियसली नहीं करता है, जबकि हम कहते हैं खूब करो 11th का पढ़ाई। 11th बेस है, आधार है बाबू। तो अब ठीक है, जो चूक गए सो क्या रोने लगो बैठ के, नहीं मेरा तो 11th उतना अच्छा, रोने से क्या हो जाए, आगे मौका मिलता है, आप सुधार सकते हैं, ठीक है। अब कहता है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो बार बार बोल रहे थे, पहला पॉइंट क्या, पार्टनर्स के बीच क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, यहाँ वो किताब में देखोगे क्या लिखा रहता है, एग्रीमेंट। यहाँ एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही है। एग्रीमेंट मतलब क्या है बोलो, जबकि हम लोग अभी देखे एग्रीमेंट जो लीगल होगा वही क्या बनेगा, लेकिन कहीं अगर एग्रीमेंट लिख देता है जिसका मतलब माना जाता है कि वो लीगल है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इलीगल का बात ही क्यों करेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो एग्रीमेंट से मतलब यहाँ क्या है बोलो बाबू, कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस। जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो भी पार्टनर्स बिजनेस में क्या है इन्वॉल्व है, उनमें एग्रीमेंट होगा, उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा। ओके जी। पार्टनरशिप तभी कह सकते हैं, अब कोई अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, क्या उसको पार्टनरशिप कहेंगे नहीं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। वो क्या है बोलो, या वो ओपीसी हो सकता है, 1 पर्सन कंपनी हो सकता है, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। अकेला आदमी पार्टनरशिप थोड़ी चला सकता है। पार्टनरशिप होने के लिए कितना लोग होना जरूरी है बोल बाबू, मिनिमम 2 आदमी होना जरूरी है। 2 आदमी का एसोसिएशन या उससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अब कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मिनिमम तो पता चल गया 2, मिनिमम कितना, एक तो पार्टनरशिप चला ही नहीं सकता ना, तो कितने लोग को की जरूरत है, मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म कैन बी 2। ये कहां डिसाइड है, ये कैसे पता चला, ये पता चला पार्टनरशिप एक्ट। कहां से पता चला, लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, बोला 50। कितने हो सकते हैं बोलो, ये कहां डिसाइड है, ये डिसाइड है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2000, उसी में आगे थोड़ा बहुत बदलाव होता है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, लेकिन एक्ट है 13। कानून है क्या 2013, जानते होगे आप लोग।
कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके रूल्स आते रहते हैं हर साल। तो किस साल रूल में आया है ये कि प्रेजेंट लिमिट कितना होगा, लेकिन ये प्रेजेंट लिमिट को दिखाता है। एक्ट में 100 बोला हुआ है, कितना बोला है बोलो, लेकिन अभी कितना है, बढ़ के कितना मैक्सिमम हो सकता है, 100। समझो ध्यान से, मिनिमम कितना, अभी प्रेजेंट मैक्सिमम लिमिट कितना है 50, बढ़ के कितना किया जा सकता है 100। अभी 100 लोग मिलकर क्या पार्टनरशिप चला सकते हैं, नहीं। क्या 80 लोग मिलकर पार्टनरशिप चला सकते हैं, नहीं। क्या 60 लोग मिलकर पार्टनरशिप चला सकते हैं, नहीं। क्या 49 लोग मिलकर पार्टनरशिप चला सकते हैं, यस। क्या 50 लोग मिलकर पार्टनरशिप चला सकते हैं, यस। तो फिर ये 100 क्यों लिखा है, बोला फ्यूचर में 100 किया जा सकता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम लिमिट 100 है, लेकिन रूल 2014 में ये बताया है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, अभी प्रेजेंट लिमिट 50। फिर कोई रूल ले आएगा बोलेगा 80 हो गया, फिर कोई रूल ले आएगा बोलेगा 100 हो गया। 100 से ज्यादा नहीं कर सकता इस एक्ट में, क्योंकि इस एक्ट में मैक्सिमम बाउंड्री दे दिया है, कितना 100 दे दिया है। अगर अब 100 को भी बदलना होगा तो एक्ट में ही बदलाव लाना पड़ेगा, एक्ट में ही अमेंडमेंट्स लाना पड़ेगा, तब रूल्स से नहीं होगा। मेरी बात ध्यान सुनो, अब थोड़ा बात निकल गई तो बात हो ही जाए। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर, 2। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला, ये कहां बोला, ये पार्टनरशिप एक्ट में बोला। मैक्सिमम कौन होगा, ये कंपनी एक्ट में बोल रहा है। मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं है कभी। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं ये लिखा ही नहीं है। ये बताया कहां है, कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 100, लेकिन अभी प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम लिमिट कितना है 50। मेरी बात समझ में आई है। तो 100 हो सकता है, अगर नया रूल आ गया, अगर 2025 में रूल आ गया कि नहीं 100 हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा रूल लाके नहीं होगा। 100 से ज्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स, बदलाव। किसमें, एक्ट में, एक्ट के सेक्शन में बदलाव भारी करना, तो रूल लाने से नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई है। तो एसोसिएशन है 2 या उससे ज्यादा लोगों के बीच। पार्टनरशिप जो होता है वो 2 नेचुरल पर्सन के बीच होता है। किसके बीच होता है बोलो, 2 नेचुरल पर्सन के बीच। ये बात ध्यान से सुनो बाबा। जैसे मिस्टर राम, मिस्टर ए, मिस्टर बी, हम सब क्या हुए, नेचुरल पर्सन है ना। क्या हुए, खाते पीते चलते बोलते एक दिन दुनिया से निकल भी लेंगे, कट लेंगे, बोलो हाँ या ना। हम लोग नेचुरल पर्सन है। कंपनियां भी पर्सन होता है बाबा, रिलायंस भी पर्सन है, टाटा मोटर्स भी पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है बोलो, वो आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। कैसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, हम में और रिलायंस में क्या कंपैरिजन है कि उसको भी आदमी कहा जा रहा है। चलो भले कृत्रिम आदमी ही कहा जा रहा है, लेकिन आदमी कैसे कह सकते हैं रिलायंस को, समझो ध्यान से। हम नेचुरल पर्सन है, ठीक है। क्या हम अपने नाम से जमीन मकान खरीद सकते हैं, जरूरत पड़ने पे बेच सकते हैं। क्या हम गलत करेंगे मेरे पे केस फाइल होगा, क्या मेरे साथ कोई गलत करेगा हम उस पर केस कर सकते हैं। अब ध्यान से, रिलायंस कंपनी, ठीक है। क्या रिलायंस कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है, यस, इसलिए तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जा रहा है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती और बेचती है, और कंपनियों पर भी केस हो सकता है और कंपनियां भी केस कर सकती हैं। मान लो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है ये, और इसको खुन्नस है रिलायंस जियो के बारे में। एक दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जियो के बारे में बहुत बोला 5G के नाम पे नौटंकी है, 5G नहीं चलता, करप्ट है, ये है, रिचार्ज करने पे काम नहीं करता, दिस डेट, ये पूरा बोल दिया। क्या रिलायंस कंपनी इस पर केस करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल सूट फाइल करेगी, कंपनी केस कर रही है। अब मान लो ये बच्चा रिलायंस का रिचार्ज किया, 1.5 GB पर डे कितना पे मिलता है, 299 पे। तो 299 का रिचार्ज किया कि भाई 1.5 GB पर डे होगा, सर का क्लास देखेंगे, आराम से न्यूज वगैरह भी देखेंगे, अपडेट रहेंगे, ओके। रिचार्ज किया, रिचार्ज हुआ ही नहीं, कस्टमर के रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ये केस करेगा किस पर, रिलायंस।
तो कंपनियां पर केस हो सकता है, कंपनियां भी केस कर सकती है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है। टाटा मोटर्स का कहीं फैक्ट्री है तो रतन टाटा या कोई टाटा के आदमी का नहीं है, वो टाटा मोटर्स का है। रिलायंस जियो का टावर है ना, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है, वो अंबानी का नहीं है, अनंत अंबानी आकाश अंबानी का नहीं है। तो किसका है? रिलायंस का। बाबू मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से हम लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकते हैं, वैसे कंपनियां भी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती और बेचती है। जिस तरीके से हम लोग पर सूट फाइल हो सकता है, केस हो सकता है और हम लोग केस कर सकते हैं, वैसे कंपनियां भी केस कर सकती है और कंपनियों पर भी केस हो। इसलिए हम लोग की तरह चलता बोलता तो नहीं है, खाता पीता तो नहीं है, और एक दिन हम लोग की तरह निकल नहीं लेगा। इसलिए नेचुरल तो नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल बोला जा सकता है। ओके जी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या दो आर्टिफिशियल पर्सन मिलके, रिलायंस और टाटा मोटर्स मिलके पार्टनरशिप शुरू कर सकता है? नहीं बाबू, नहीं कर सकता। पार्टनरशिप शुरू करने के लिए जरूरी है क्या होना? नेचुरल पर्सन। मतलब मिस्टर पी सिंह और मिस्टर के सिंह कर सकता है पार्टनरशिप। अरे राम और हरि कर सकता है क्या पार्टनरशिप? दो नेचुरल पर्सन कर सकता है, बोलो हाँ या ना। लेकिन दो आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनरशिप स्टार्ट, क्या वो दोनों मिलकर कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचरशिप। क्या बोलते हैं? अब ये ज्वाइंट वेंचरशिप क्या गया? ज्वाइंट वेंचर भी पार्टनरशिप जैसा ही है, बट पार्टनरशिप से बहुत अलग भी है। उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, तो हम उधर नहीं जा रहे। ओके जी, हम एक लाइन आपको बताए, अभी क्या बताए कि नेचुरल पर्सन ही, माने हम लोग ही जो सांस लेते हैं, बोलो, वही लोग ही क्या कर सकते हैं? कोई आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकता है। मेरी बात क्लियर है? तो पार्टनरशिप में एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन है, मिनिमम कितने आदमी, और मैक्सिमम भी कितना करंट में है? 50, और हो सकता है कितना? प्रिस्क्राइब है 100। एग्रीमेंट समझ रहे हो? बिल्कुल, एग्रीमेंट लिखा हो या क्या लिखा हो? कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो। बिजनेस होना जरूरी है बाबू। क्या होना जरूरी है? पार्टनरशिप में हम कह रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं तो नहीं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बोलो बाबू, बिजनेस कर रहे हैं। पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस बिटवीन द पार्टी। ओके जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? अगर सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि ऐसे ऐसे बांटेंगे, इस अनुपात में बांटेंगे, तो वैसे बांटेंगे। अगर डिसाइड नहीं किया है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का नियम अप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें इक्वली बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? बोलो बाबू, मेरी बात क्लियर है? अब लिखा 5वां पॉइंट, एजेंसी रिलेशनशिप। क्या होता है? बोलो। अभी एजेंसी रिलेशनशिप क्या है? दो शब्द होता है, एजेंट और प्रिंसिपल। एजेंट और, मान लो हमको अकाउंट पढ़ाना है, ओके जी, हमको अकाउंट पढ़ाना है, लेकिन कुछ कारणवश हम ना 5 दिन एब्सेंट रहने वाले हैं, मान लो। तो हम क्या किए, कोई सीए फाइनल या सीएमए फाइनल का बच्चा जो हो, बहुत होशियार बच्चा, जो मेरा स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम बोले 5 दिन तुम पढ़ा दो मेरी जगह। ओके, तो हम, मेरा पढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अरे बोलो, लेकिन मेरी जगह पे कोई और पढ़ा रहा है तो वो मेरा एजेंट है और हम उसके प्रिंसिपल हैं। वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मिस्टर ए, मान लो ना वो मिस्टर ए है, वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम उसके कौन है? प्रिंसिपल। और वो मेरा कौन है? इसी को बोला जाता है एजेंसी रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है? बोलो, ठीक है ना। अब जैसे इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझो। मान लो मिस्टर ए है, उसका 4 दुकान है, कपड़े का दुकान है। मिस्टर ए ही चारों दुकान का मालिक है। क्या एक ही टाइम पे चारों दुकान पे मिस्टर ए रहता है? क्या है पॉसिबल? हो सकता है वो घर पे रहता हो, कैमरा लगा दिया हो, घर से ही देखता हो, उसके स्टाफ चला रहे होते हो दुकान, हाँ या ना। आप जाते हो, आपको कोई कपड़ा पसंद आता है, पैसा देते हो, आप ये पूछते हो कि तुम ही मालिक हो दुकान के? नहीं, क्या मतलब? वो बिल बना के देता है, कपड़ा देता है, पैसा देते हो, निकलते हो, बोलो हाँ या ना। जबकि वो मालिक नहीं है। वो एक्चुअली क्या है? एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट, व्यापारिक एजेंट है वो, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या कर रहा है? बोलो, माल बेच रहा है। जनरली हम लोग उसको स्टाफ बोलते हैं, बट अगर सच में बोलो, अगर जिसको अथॉरिटी है साइन करने का, वो एक्चुअली एजेंट होता है। क्या होता है? बोलो,
लेकिन लोकल दुकान में तो कोई भी बेच देता है, तो अलग बहस है। लेकिन एजेंट हुआ है, प्रिंसिपल और एजेंट, उसी को बोला जाता है एजेंसी रिलेशनशिप। यहां पार्टनरशिप में कहां से आ गया सर एजेंसी रिलेशनशिप? ठीक है, जब आप पार्टनरशिप कर रहे होते हो, अब जब बिजनेस कर रहे होते हो तो बहुत सारा काम हो रहा होता है। अरे बोलो जी, मान लो हम लोग का बिजनेस है, मान लो हम लोग का कपड़े का ही बिजनेस है, हम सब पार्टनरशिप चला रहे हैं, मिल के पार्टनरशिप चला रहे हैं, 50 लोग से कम है पार्टनरशिप चला सकते हैं हम लोग, और सब मान लो 18+ क्या हो, क्योंकि मेजर होना जरूरी है। माइनर माइनर पार्टनर हो सकता है, लेकिन अभी उस पर बाद में बहस करेंगे। मान लो तुम लोग 18+ हो, ठीक है, और हम सब मिलके क्या कर रहे हैं बोलो, पार्टनरशिप कर रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं, सो कपड़े का ही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग का काम क्या होगा, मार्केटिंग करना, कुछ लोग का क्या होगा, प्रोडक्शन, अरे बोलो हाँ है ना, कुछ लोग स्टोर संभालते होंगे, कुछ लोग अकाउंट देखते होंगे, कुछ लोग स्टाफ का भर्ती करते होंगे। हम लोग बड़े पार्टनरशिप फर्म है, बात समझ में आया? अब मान लो इसका काम है कस्टमर ढूंढना, कस्टमर माने मार्केटिंग करना और नए नए कस्टमर के साथ जुड़ना, उससे कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब ये कुछ भी करता है, उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। ये उस समय एजेंट होता है और हम सब प्रिंसिपल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एजेंट के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अगर एक पार्टनर कुछ भी करता है, जैसे ए कुछ भी किया, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ए कुछ भी किया, उसके लिए बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। जब ए कुछ कर रहा होता है तो ए एजेंट होता है और बी और सी प्रिंसिपल होता है। इसी को कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? और एक्चुअली ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। फिर से कौन आ गया वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ही है वो। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, एजेंसी रिलेशंस भी कह सकते हो। ए बी सी पार्टनर है, अगर बी कुछ कर रहा है तो उसके लिए ए और सी जिम्मेवार है। तो ए सी प्रिंसिपल है, बी कौन है? ए बी सी पार्टनर है, अगर सी कुछ कर रहा है तो ए बी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ए बी कौन हो गया, प्रिंसिपल, और सी कौन हो गया, एजेंट। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? जब कोई कुछ कर रहा होता है तो उसके लिए बचे पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो प्रिंसिपल होते हैं, और अगला क्या होता है बोलो, एजेंट होता है। तो एजेंसी रिलेशनशिप देखने को मिलता है किसमें बोलो बाबू, पार्टनर। पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। मेरी बात 100% क्लियर है क्या? अच्छा, बहुत लोग शायद महीनों से नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब 11th का एग्जाम कोई कितना सीरियसली लेता है हम भी जानते हैं, और तुम भी जानता है, बोलो हाँ या ना। तो कुछ लोग सीरियसली लेते होंगे तो उनके लिए सॉरी क्योंकि बात मैक्सिमम की हो रही है। तो क्या होता है, पढ़ाई से ना रिदम टूटा होता है। अब एकाएक हम लेक्चर पे लेक्चर देना मानस में, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बिल्कुल अभी कम हुआ है। तो आराम से समझना, ये सब बात हम हो सकता है फिर से कल फटाफट बोल दें, घबराना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय क्या है, दोबारा जाके वीडियो देखना, सबसे शानदार उपाय है। जिसमें ये क्षमता आ गई वो कुछ भी कर लेगा। कौन सा रिलेशन है बोलो, पार्टनर बोथ एजेंट और प्रिंसिपल हो रहे होते हैं अपने बिजनेस में। ए पार्टनर इज एन एजेंट ऑन बिजनेस इन द सेंस दैट ही कैन बी बाइंड न्यू पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड पार्ट, है ना। तो जब कोई पार्टनर कुछ कर रहा होता है तो एजेंट बन जाता है, दूसरे पार्टनर्स क्या हो जाते हैं बोलो, प्रिंसिपल हो जाते हैं। ओके जी, अब बात होगा लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर की। किसकी बात होगा? जनरली बोलचाल के भाषा में टीचर बोल देते हैं कि पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या होता है बोलो, इसका मतलब क्या है सर, एग्जैक्ट मतलब क्या है? पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, समझेंगे। 11th में बीएसटी पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ये उम्मीद है, कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ये उम्मीद है। बहुत अच्छे से बीएसटी को लोग पढ़े हैं जी? हाँ जी, बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे पूछेंगे नहीं कुछ, हाथ उठाओ ना रे सर कहीं पूछ ना दे सोच रही है रे तो पढ़े तो हाथ उठाओ ना, जो नहीं पढ़े हम नहीं भी उठाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। कुछ लोग पढ़े नहीं, बहुत कम लोग पढ़े हैं और बहुत ज्यादा लोग अच्छे से नहीं पढ़े।
कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा बात भी नहीं है बाबा, है ना। आपका 11th क्लास में चुकना एक बहुत बड़ा घटना है, ये बात याद रखिए, ये डैमेज खाता है। लेकिन यहाँ पे आने का फायदा ये है कि हम बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे, ईमानदार वाला कोशिश करेंगे। इसलिए ध्यान से एक चीज को सुनना, तुम अगर थोड़ा बहुत 11th का बीएसटी पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे कंपनी में जो मेंबर होते हैं, माने कंपनी के जो मालिक होते हैं, माने कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। और पार्टनरशिप में पढ़ोगे कि पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हम लोग समझते हैं। ओके जी, तो मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एक कंपनी है कौन? उसका एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए। ओके, शेयर होल्डर ही कंपनी का मालिक होता है। जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, वही कंपनी का क्या होता है बोलो? उसको बोलचाल में मेंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? तो कंपनी शेयर जारी की होगी, इशू की होगी, तो मिस्टर ए शेयर खरीदा है। मिस्टर ए 100 शेयर खरीदा है। कितना शेयर खरीदा है बोलो? और एक शेयर जो है उसका दाम है बाबू 100 रुपीज। शेयर का दाम भी कितना है? 100 रुपीज ईच, है ना। तो 100 रुपीज शेयर का दाम है। और मिस्टर ए कितना शेयर खरीदा है? कंपनी जो है वो इस तरीके से पैसा मांगी है, पहले 20 रुपया मांगी है, फिर 30 रुपया मांगी है, फिर 30 रुपया मांगी है, और अभी 20 रुपया नहीं मांगी है। जोड़ो पहले 20, 30, 50, 30, 80, 20, 100। एक शेयर कितने का? पहले एक शेयर पे कितना मांगी? इसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। क्या बोला जाता है? ये पढ़ना है 12th में। अगला पैसा मांगा जाता है 30, इसको बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। अभी बस सुन लो एक बार। और इसको बोला जाता है फर्स्ट कॉल, इसको बोला जाता है फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो आगे आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। ओके जी, तो कंपनी 20 रुपया मांगी, 30 रुपया मांगी और 30 रुपया मांगी। अभी 20 रुपया नहीं मांगी है। कितना नहीं मांगी है? एक शेयर पर कितना मांगेगी? 100 रुपया मांगेगी। कितना मांग चुकी है? 80 रुपया। हाँ, यहाँ ध्यान दो, घर पे पहुंच गई क्या? कितना मांगना रह गया है? कंपनी डूब रही है। कंपनी का क्या हो रहा है? लिक्विडेशन, माने समापन हो रहा है। कंपनी नहीं चल पाई, नहीं सरवाइव कर पाई। ओके जी, प्रोडक्ट नहीं चल पाए, लगातार नुकसान में है, कंपनी बंद हो रही है। ओके 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 ओके। तो मिस्टर ए का लायबिलिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है? ध्यान से सुनो, मिस्टर ए का लायबिलिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना शेयर है मिस्टर ए के पास और कितना रुपया अभी नहीं दिया है? मात्र कंपनी मैक्सिमम 20 रुपया मांग सकती है। मने मिस्टर ए को मालूम है कि उसको पर शेयर कितना रुपया देना है? 20, और टोटल उसका लायबिलिटी कितना हो सकता है? तो उसको मालूम है ना कि उसकी लायबिलिटी कितनी हो सकती है। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी हुआ। लिमिट मालूम है ना। मान लो एक शेयर होल्डर है मिस्टर बी। कौन है बोलो? उसके पास मान लो 500 शेयर है। कितना शेयर है बोलो? अब कंपनी डूब रही है, 80 रुपया दिया जा चुका है। कंपनी अंतिम में कितना मांग सकती है मैक्सिमम? एक शेयर पे 20 रुपया। कितना शेयर है इसके पास? कितना रुपया? तो कितना मैक्सिमम इसकी लायबिलिटी? इसको अपना लिमिट मालूम है ना, 10,000 मैक्सिमम देना पड़ेगा। तो जब आपको मालूम है कि आपको मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा, तो ये लिमिटेड हुआ ना। तो कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ये बात दिमाग में गया? अब पॉइंट क्या हम लोग को पढ़ना कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ये कैसे है? ये दिख गया ना कि लिमिटेड होता है। अब फिर आगे समझेंगे कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड कैसे होता है। ओके ओके ओके। मान लो एबीसी तीनों दोस्त हैं और एबीसी एंड फर्म नाम का पार्टनरशिप फर्म खोला गया है। ये पार्टनरशिप है। ओके, क्या है बोलो? इसमें पार्टनर कौन है? ए है। ये पार्टनर कौन है बोलो? बी है। और पार्टनर कौन है बोलो? ए पार्टनर बना होगा तो कैश लाया होगा, हो सकता है इसके पास कार होगा तो कार दे दिया होगा फर्म को कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए। बी भी पैसा लाया होगा, हो सकता है उसके पास सोफा फर्नीचर होगा तो ऑफिस में रखने के लिए अपने घर का सोफा फर्नीचर दे दिया ना। सी भी वैसे ही कुछ दिया होगा। तो जो भी पार्टनर फर्म को दे देते हैं वो फर्म के बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। किसके बुक में? तो वो एक्चुअली फर्म का एसेट्स हो जाता है।
किसका एसेट्स हो जाएगा बोलो? फर्म से एसेट्स हो जाएगा। एक का भी तो अपना जमीन होगा, अरे होगा ना, ऐसा तो नहीं कोई पार्टनर बनता सब कुछ दे देता फर्म। बी का भी तो अपना जमीन मकान होगा, सी का भी तो अपना जमीन मकान होगा। ये क्या है? पार्टनर्स प्रॉपर्टी है। क्या है बोलो? तो दो चीज देखने को मिला। एक मिला जो चीज फर्म के अकाउंट बुक में रिकॉर्ड हो गया। समझो इस बात को ध्यान से। मान लो ये जब पार्टनर बना तो उसको 10 लाख रुपया देना था, वो 7 लाख कैश दिया और 3 लाख का अपना पुराना कार दिया। ओके, एंट्री क्या हुआ फर्म के बुक में? कैश अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 7 लाख, कार अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू एज कैपिटल कितना? 10 लाख। बेसिक एंट्री 11th में पढ़े होगे बाप, नहीं पढ़े हो घबराना नहीं, सुन लो बस। तो क्या हुआ? फर्म के बुक में रिकॉर्ड हो गया ना कार। जो चीज फर्म के बुक में, फर्म के अकाउंट बुक में रिकॉर्ड हो जाता है वो किसका एसेट्स है? फर्म का एसेट्स है। ओके जी। और जो पार्टनर का पर्सनल है वो किसका प्रॉपर्टी है बोलो? ये बात समझ में आया है? जो भी फर्म के अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड है वो किसका है? फर्म का प्रॉपर्टी है, फर्म का एसेट्स है। ओके ओके ओके। अब मान लो फर्म काफी नुकसान में चल रहा है, काफी लोन वोन ले लिया और डूब रहा है, अब फर्म बंद होगा। कंपनी जब बंद होती है तो वर्ड यूज होता है लिक्विडेशन। क्या वर्ड यूज होता है? ओके। और जब 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 फर्म बंद हो रहा था तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं बोलो? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नया वर्ड है, सुने एक बार, सुने, याद रहा नहीं रहा, लोड नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है बोलो? कई बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे तो 100 बार में शायद कैच कर लोगे। अरे हाँ या ना? हाँ। तो जो भी एंट्री फर्म के बुक में हो गया वो फर्म का एसेट्स। और क्या बोले? एबीसी लगातार नुकसान करा, नुकसान करा, नुकसान करा, फर्म क्या होना है बोलो? बंद। और बहुत लोन वोन ले रखा है। ठीक, पहले फर्म का जो एसेट्स है, जो फर्म के पास रिकॉर्डेड है, उसको बेचेगा, उससे ये अपना सारा लायबिलिटी पे करेगा, लोन वगैरह सब पे करेगा। पे कर लिया तो भी लोन बकाया रह गया। क्या बकाया रह गया? तो अब पार्टनर का प्रॉपर्टी बिक सकता है। कितना बिक सकता है ये डिपेंड करता है लोन कितना बाकी रह गया। तो क्या मिस्टर ए को मालूम है कि उसका प्रॉपर्टी से कितना देना पड़ेगा? क्या उसका लिमिट मालूम है? क्या बी को लिमिट मालूम है? सी को लिमिट मालूम है? जितना देना पड़ सकता है उतना देना पड़ेगा। कुछ चीज नहीं बिक के सब पे करना पड़ता है। जैसे ए क्या करेगा, सुनो थोड़ा कहानी सुन लो। ए अपना प्राइवेट लायबिलिटी पहले पे कर देगा। जैसे ए का बच्चा कहीं ट्यूशन पढ़ता होगा तो उसका ट्यूशन फी बकाया होगा, वो पे कर देगा। टैक्स वैक्स देना होगा ए को, वो दे देगा। और कुछ चीजें होती हैं जैसे बर्तन, वो नहीं बिकता है बाबू। ओके, कुछ चीजें हैं कानून में लिखा है, जैसे मिस्टर ए की मिसेज ए होंगी ना, मतलब क्या होता है कि एक ना शादी होता है तो उसमें जो जोड़ा वाला कपड़ा होता है ना, जो महिला पहन के शादी कर रही होती हैं, वो नहीं बिकता है बाबू। और कुछ मतलब ज्वेलरी में कुछ एक आइटम है जो नहीं बिकता है, बाकी सब बेच करके एक को देना पड़ सकता है। एक को मालूम नहीं है कि उसको कितना देना पड़, इसलिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है और कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड। ये महसूस करने का चीज है बात, सिर्फ पढ़ने का चीज नहीं है, आप महसूस करो चाहिए। यस, दिख रहा है, दिखना चाहिए। यस, बात तो सही है। जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो आपका होगा नहीं। और दिखा जी। तो ये सब कैरेक्टर है किसका बोल बाबू? पार्टनरशिप का। ओके जी, ये 6 पॉइंट है, और भी पॉइंट हो सकता है लेकिन मेनली रूप से 6 पॉइंट है जो मैं आपको बताए। अब आज ना हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी देंगे, क्योंकि अकाउंट है ना, तो थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो थ्योरी तो बहुत हद तक अभी हम बताए, आपको बेसिक थ्योरी बताए, हम थोड़ा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पर भी लेके चलेंगे। किस पे लेके चलेंगे? लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाने से पहले थोड़ा सा एक दो चीज और जानना जरूरी है। समझते हैं। सवाल है क्या, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। मन है तो कर लो रजिस्ट्रेशन, नहीं है तो नहीं।
एक कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होती है बाबू, एक कंपनी हमेशा, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना होता है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन, जबकि कोई जरूरी नहीं है पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी है, मन है करवाएंगे, नहीं मन है तो फायदा क्या है, क्यों फिर कोई क्यों करवाएगा जब जरूरी ही नहीं है। अरे बोलो, मान लो ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप खोला और जरूरी ही नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो क्यों करवाएगा, नहीं करवाएगा। फिर नियम ही क्यों बनाया कि रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो। बोला रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होता है, कुछ लीगल राइट्स मिल जाता है, कुछ कानूनी अधिकार मिल जाता है जो आपको नहीं मिलता है बिना रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हैं तो ये थर्ड पार्टी पर सूट फाइल कर सकते हैं, पार्टनर से एक दूसरे में झगड़ा होगा तब एक दूसरे पर सूट फाइल केस कर सकते हैं, अगर रजिस्टर्ड है तब। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सब अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी पूछे तो क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, नहीं मैंडेटरी है, मन है तो करवाओ, मन नहीं है तो। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, पार्टनर्स के बीच क्या होता है बोलो, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है ना, तो उसको क्या करते हैं पार्टनर्स, एक जगह लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है लिखना। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या नाम है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में पहले समझो क्या क्या होता है। पार्टनरशिप डीड में होता है फर्म का नाम। आप जहां पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हो फर्म का नाम रखना पड़ेगा। जैसे एबीसी मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका नाम एबीसी एंड कंपनी रख सकते हैं, एबीसी एंड फर्म रख सकते हैं। ओके, अच्छा एक बात बताओ तो, अगर मान लो लिखा हो एबीसी एंड कंपनी, क्या लिखा हो, ये कंपनी है कि ये पार्टनरशिप फर्म है, भाई नाम में कंपनी लगा है, बोलो क्या है ये, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, या कोई और एसोसिएशन हो सकता है लेकिन कंपनी नहीं है। कंपनी जब भी रहेगा तो उसके नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी लगा रहेगा या एलटीडी लगा रहेगा, माने लिमिटेड लगा रहेगा या प्राइवेट लिमिटेड। एंड कंपनी लिखा है तो ये हो सकता है क्या हो, पार्टनरशिप फर्म हो। समझ रहे हो मेरी बात, कोई कंफ्यूजन। एबीसी एंड कंपनी, एबीसी एंड क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर है ए बी और सी। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म खोलता है फर्म का नाम रखना होता है। तो जो डीड बनाता है, जो एग्रीमेंट बनाता है, उस पर लिखता है पार्टनर्स का नाम, पहले लिखता है एक्चुअली फर्म का नाम, बिजनेस का नाम, फर्म का पता, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का पता। बात समझ में आया। ए बी सी अगर पार्टनर है, कितना कितना कैपिटल लाया, क्या सैलरी भी लेगा, क्या कमीशन भी लेगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय किस तरह से चीजें उसको दी जाएगी, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, अगर डेथ होगा तो क्या क्या मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर झगड़ा होगा तो उसका निपटारा कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो लोन पर इंटरेस्ट कितना परसेंट से देंगे, ये सब बात किस पर लिखा होता है बोलो। और अगर फर्म को बंद करोगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करोगे तो कैसे करोगे, इंडियन प्रैक्टिस सिस्टम से करोगे या इंग्लैंड का सिस्टम, गार्नर वर्सेस मरे, गार्नर वर्सेस, ये आगे आगे पढ़ना है 12th में नहीं लेकिन आगे हायर क्लासेस में पढ़ना है, इंग्लैंड का सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम से करोगे या इंग्लैंड के सिस्टम से करोगे, ये सारा चीज डीड पर लिखा होना चाहिए, होता है। तो डीड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। तो डीड अगर बनता है तो क्या रहता है उस पे, फर्म का नाम, फर्म का पता, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का पता, कितना कितना कैपिटल लाया है, प्रॉफिट कैसे बटेगा, बात आ रहा समझ में, सैलरी लेगा, कमीशन लेगा, लेगा कैसे लेगा, नहीं लेगा, है ना, रिटायरमेंट का नियम, डेथ का नियम, अगर पार्टनर का डेथ कर जाता है तो डिसोल्यूशन का नियम, ये सब लिखा रहता है किस पर,
डिड पर लिखा होता है। क्या डिड बनाना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं। डिड बोलकर या लिखकर हो सकता है। डिड ओरल भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है और रिटेन फॉर्म में भी हो। जरूरी नहीं डिड लिखा हुआ ही हो, बोल के भी एक दूसरे को बोल दिया है तो भी वो क्या बन गया? डिड। अगर डिड नहीं रहेगा तो, अगर पार्टनर्स ने डिड नहीं बनाया तो तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम लागू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? के नियम लागू हो जाएंगे अगर डिड आप नहीं बनाते हैं तो। मतलब क्या डिड कानून से बड़ा हुआ? यस। कोई भी चीज कानून से बड़ा नहीं होता। कोई भी चीज कानून से, सुने होगे ना फिल्म में, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से ऊपर आप नहीं हैं। अरे होता है कि नहीं होता है बोलो? लेकिन पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डिड जो होता है वो कानून से ऊपर होता है। अगर डिड लिख दिया तो कानून साइलेंट हो जाता है, अगर डिड नहीं लिखा तो कानून एप्लीकेबल हो जाता है। ये बात समझ में आया है? तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की। तो डिड का बात कल भी करेंगे, थ्योरी जो भी बचा हुआ रहेगा ना उसका बात हम लोग कल भी करेंगे। यहाँ थ्योरी है ना, एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या पढ़ना है, डिड में क्या क्या लिखा होता है ना, 14 पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है। ओके, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आज थ्योरी थ्योरी ही ना रह जाए तो हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच पर लेके चलते हैं। ओके जी, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? रिप्लाई करना, ऑनलाइन में रिप्लाई करो बच्चे, समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। चलो जी, कैमरा वाला लाइट ऑन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, ओहो, रोजा का टाइम हो रहा है, मतलब ये चलो जी, वेरी गुड। क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना इस चैप्टर में? इस चैप्टर के अंदर हम लोग को सबसे पहले जो बनाना सीखना होता है वो बनाना सीखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सीखते हैं बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ये क्या है, सीखेंगे, समझेंगे। दूसरा हम लोग को पढ़ना पड़ता है नेचर ऑफ कैपिटल, फिर बनाना पड़ता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट सीखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात करते हैं, सब छोटा छोटा टॉपिक है। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का,
इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। गारंटी टू पार्टनर, ये इसमें पढ़ना होता है। क्या बोली? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या इसमें तुमको नहीं समझ में आया रे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिजिटल बोर्ड के वजह से मेरा राइटिंग जो है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब जो है आपको करना है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ओके जी, क्लियर है? ये सब हम लोग को पढ़ना है। ओके जी, मेरी बात कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनो। जब हम लोग ना 11th में अकाउंट पढ़ रहे होते हैं, तो 11th में अकाउंट में मात्र एक ही तरह के बिजनेस का अकाउंट पढ़ रहे होते हैं, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। जब कोई अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, उसी से रिलेटेड सारा चीज पढ़ते हैं। उसी का हम लोग जर्नल तो नहीं कह सकते, जर्नल लेजर तो सबका है वो। हम लोग ट्रायल बैलेंस जो सीखते हैं, हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का बनाते हैं। मतलब कोई अकेला आदमी जो मालिक है बिजनेस का, जैसे पीसिंग कॉमर्स क्लासेज एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके हम अकेले मालिक हैं। तो 11th में सिर्फ इसी तरह के बिजनेस का हम लोग अकाउंट कर रहे होते हैं। मान लो मिस्टर है, उसका किराना दुकान है, वो अकेला मालिक है, उस तरह के बिजनेस का अकाउंट कर रहे होते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो उसमें हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, उसी का लगभग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे हो। सिंगल एंट्री भी उसी से जुड़ा हुआ चीज रहता है। 12th में आते हैं बाबू, तो दुनिया बदल जाता है। 12th में वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट पढ़ते हैं बाबू। सबसे पहले देखो पढ़ रहे हो पार्टनरशिप, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप अकाउंट सीखोगे, कंप्लीट सीखोगे। फिर पढ़ोगे आप कंपनी, क्या पढ़ोगे बोलो? उसका आप कंप्लीट अकाउंट सीखोगे। फिर पढ़ोगे नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, वो अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर अलग अकाउंट भी पढ़ना है, ये सब तो फाइनेंशियल अकाउंट है। उसके बाद आपको मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ना पड़ता है 12th में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सब पढ़ना पड़ता है 12th में। 12th का सिलेबस जो है उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाबू। ओके जी, तो जो 11th में हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट पढ़ रहे होते हैं, 12th में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग जब पार्टनरशिप के अकाउंट की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग जो सबसे पहले पढ़ते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ते बोलो? अब एक बात ध्यान से देखो, सब बात महत्वपूर्ण है बाबू, बहुत ध्यान देना, एक भी चीज छूटे नहीं, हर चीज समझ में आवे, इसका 100% कोशिश करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सर बनाना है,
सर पार्टनरशिप में जर्नल एंट्री नहीं पढ़ना है। जैसे 11th में शुरू किए सोल प्रोप्राइटर का जर्नल एंट्री पढ़े, लेजर पढ़े, ट्रायल बैलेंस पढ़े, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, फिर क्या पढ़े, बैलेंस शीट पढ़े, हाँ है ना। इसमें आप जर्नल एंट्री नहीं पढ़ाने वाले हो, लेजर नहीं पढ़ाने वाले हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाने वाले हो, है ना। सीधे क्या बोल रहे हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा अन्याय क्यों, ऐसा क्यों, सिलेबस यहां से शुरू क्यों किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, अगर गुड्स खरीदेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर ही होगा। अरे बोलो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो। तो मेनली बात करते हैं अभी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का। तो जो जर्नल तुम सोल प्रोप्राइटर में पढ़े, गुड्स खरीदने, गुड्स बेचने, बिजनेस स्टार्ट करने, डिस्काउंट वगैरह, जीएसटी का एंट्री, जितना भी जर्नल पढ़े तुम, जितना भी लेजर पढ़े, सेम बनता है किसमें, पार्टनरशिप में। तो क्यों पढ़ने देगा, क्योंकि तुम 11th में पढ़ चुके हो। मेरी बात समझ में आई है। फिर बोला ठीक है, जर्नल लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस तो सेम, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, सेम ट्रायल बैलेंस है, इसलिए क्यों पढ़ने देगा। फिर बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बोला सेम, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डालते हो हम लोग, ट्रेडिंग में क्या डालते हो, अपनी स्टॉक परचेज डालते हो ना, पार्टनरशिप का भी बनाएंगे सेम चीज डालेंगे। लेकिन सर 11th में ये नहीं पढ़ना होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर ये यहां कैसे आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, 11th में जो हम लोग अकाउंट कर रहे होते हैं, सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट कर रहे होते हैं, अकेला ही मालिक हुआ करता है, बोलो हाँ या ना। जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो और जो नेट प्रॉफिट आता है, क्या बनाकर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर, क्या आता है बोलो, जब अकेला ही मालिक है तो सब उसी को ना मिलेगा। अरे बोलो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जब 11th में बनाते हो, आप ट्रेडिंग बनाते हो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर बाय आप पीएल में ले जाते हो ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो आपको नेट प्रॉफिट आता है। अकेला ही मालिक है, अगर मिस्टर ए इसका मालिक है तो सब किसको मिलेगा, तो मिस्टर ए के कैपिटल में जुड़ जाएगा, हाँ या ना। ओके, तो पार्टनरशिप में भी क्या ऐसा ही होगा, नहीं। पार्टनरशिप में तो एक से ज्यादा मालिक है, 2 मालिक हो सकते हैं, 10 लोग मालिक हो सकते हैं, 5 लोग मालिक हो सकते हैं, 3 लोग मालिक हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना, 50 लोग तक मालिक हो सकते हैं। क्या यही तक करके छोड़ देना न्याय होगा। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो 11th में पढ़ा करते थे, उसमें ट्रेडिंग एंड पीएल तक ही करते थे, क्योंकि अकेला मालिक होता था, सारा प्रॉफिट इसको मिल जाया करता था, हाँ या ना। लेकिन पार्टनरशिप में जब हम पढ़ने जाएंगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो एक से ज्यादा लोगों में बटेगा, इसलिए यहाँ पे एक अलग अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम है, समझ में आया बात, समझो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट समझो। हम बच्चा को बोलते हैं लोकेशन पे रहो, किस पे रहो, एग्जैक्ट जो हम बोल रहे होते उस पे रहो बाबू। अगर इधर उधर भटकाव रहेगा ना, फिसल जाओ। ये नहीं बताता है, तुम किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लो तो वो ये चीज नहीं बताता, कोई एक्सेप्ट जो रीजन है ना, परफेक्ट रीजन नहीं देगा, पूरा खंगाल लेना मिल जाए हमको लाके दिखा, हम आपको परफेक्ट नॉलेज देंगे, इस बात का गारंटी है बाबू। हम अकेले पढ़ाते हैं, सीएफसीए में फाउंडेशन इंटर लेवल में अकेले 8 पेपर, अब तो 6 कर दिया है, सीए में 8 पेपर अकेला पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया रैंक है बाबू, इकलौता होंगे हिंदुस्तान में जो 8 पेपर अकेला पढ़ाते हैं। हम कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, कॉमर्स में 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं 14 सब्जेक्ट बाबू। हम एमबीए के पूरे सिलेबस को अकेला पढ़ा सकते हैं। तो ये मत हमको गलती से भी समझ लेना कि ये अकाउंट का टीचर है, तुम हमको मैथ्स भी पढ़ाते हुए देख सकते हैं, मेरा वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो देख सकते हैं, मेरा लॉ भी पढ़ाते हुए हमको देख सकते हैं, हम इनकम टैक्स भी पढ़ाते हैं, वो भी यूट्यूब पर है रखा हुआ, हम कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं, हम ऑडिट भी पढ़ाते हैं, हम ओएमएसएम इंजीनियरिंग भी पढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं। हम ऐसे कैसे पढ़ा लेते हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़े हैं, इसलिए पढ़ा पाते हैं। अपने आप को किसी सब्जेक्ट पर नहीं ले गए, हम ओवरऑल चीज हमेशा लेके चलेगा,
इसलिए पढ़ा सकते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं। सीए इंटर, सीएमए इंटर, जिसको पढ़ाने के लिए 5-5 6-6 टीचर का टीम रहता है, हम अकेला पढ़ाते हैं, रिजल्ट लेते हैं, ऑल इंडिया रैंक तक बच्चा पहुंचता है मेरा बाबू, जो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस कोचिंग के लिए भी अचीवमेंट है। यहाँ पे कोई सोचता भी नहीं ऑल इंडिया रैंक, तो पढ़ाता भी नहीं है उस तरह का चीज। आइए आईकॉम बीकॉम कीजिए, टाटा बाय बाय। ये कोचिंग सिर्फ आईकॉम बीकॉम नहीं है बाबू, ये कोचिंग है जब तक आप लाइफ में कुछ बन ना जाओ वहां तक आपका साथ देगा। अभी तुम्हारे साथ 11th का बहुत सारा बच्चा बैठा है ना, 11th का बच्चा लोग सब बैठे, सॉरी 11th से 12th में आ चुके ना, सॉरी अभी तक दिमाग में 11th का, हाँ आज 12th का पहला क्लास। अभी सब 12th के बच्चे हो, इसमें से बैठा जो पुराना बच्चा है, मैक्सिमम बच्चा सीए सीएमए कर रहा है। तुम्हारे साथ बैठा बच्चा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ चुका है। ये हम करते हैं, इकलौता संस्था है जो 11th-12th के साथ सीए सीएमए की तैयारी करवाता है बाबू। यही एज है, यही उम्र है, जितना झोंक सकते हो पढ़ाई पे उतना झोंक दो। कुछ लोग नहीं भी करे, मैक्सिमम लोग कर भी रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, वो सोचे 12th देने के बाद करेंगे। करना तो है ही, ये सब में से कुछ अच्छा बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए लोकेशन पे रहना, किस पे रहना, माने मेरा हर एक बात समझना। तो हम अब सवाल पूछ रहे हैं तुमसे, हेलो हेलो जवाब दो जवाब दो जवाब। क्या पार्टनरशिप अकाउंट बनाते समय, क्या पार्टनरशिप फर्म जब अकाउंट बना रहा होता है, क्या वो जर्नल नहीं करता है? अरे करता है, पढ़ना नहीं हम लोग को, क्योंकि पढ़ चुके 11th में। अरे बोलो, क्योंकि वो सिमिलर ही है। क्या वो लेजर नहीं करता है? करता है। क्या वो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता है? क्या वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता है? बनाता है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा मालिक हैं, तो प्रॉफिट का प्रॉपर बंटवारा होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बोलो? जो कि 11th में नहीं पढ़ना था, क्योंकि 11th में सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट पढ़ना था, तो अकेला ही मालिक होता था, तो जो भी ट्रेडिंग एंड पीएल में प्रॉफिट आया सब उसी को मिल जाता था। अरे बोलो, लेकिन पार्टनरशिप में इसके बाद एक और खेला होना जरूरी है, क्योंकि पार्टनर्स को सेपरेटली बांटना जरूरी है, इसलिए एक अलग अकाउंट का नाम दे दिया, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बना रहे होते हैं, क्या उसके ऊपर ट्रेडिंग एंड पीएल बना होता है कि नहीं बना होता है? यस। दुनिया को नहीं दिखेगा, दुनिया को दिखेगा कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, लेकिन तुमको क्या दिखेगा? नहीं, इसके ऊपर बना होगा, पक्का बना होगा, क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस सब बना होगा। हाँ या ना? बात क्लियर है? तो हम लोग किस पर हैं बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। तो पढ़ना यहाँ से क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि यहाँ तक आप 11th में पढ़ चुके हैं। एक ही चीज कितना बार पढ़वाएगा? बात समझ में आया है? इसलिए वहां से शुरू किया जहां से आप 11th में नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े हो ये भी पता, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर का था और यहाँ पार्टनरशिप का अकाउंट है। मेरी बात 100% क्लियर है? तो हम लोग किसको देखने जा रहे, समझने जा रहे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इन द बुक ऑफ फर्म, इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई फर्म होगा, क्या बनाने जा रहे हैं बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल का अंतिम दिन जब भी बना रहे होंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे ना। ओके जी, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। मेरा एक फिर से सवाल है, क्या इसके ऊपर कुछ बना हुआ दिख रहा है तुमको? यस। क्या दिख रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना दिख रहा है, क्या? ट्रेडिंग एंड पीएल बना होगा, यहाँ नेट प्रॉफिट आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है तो यहाँ जाता है, वैसे नेट प्रॉफिट यहाँ यहाँ आएगा, तब ना फिर बंटवारा होगा। अरे बोलो जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे
प्रॉफिट फ्रॉम, कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ट्रेनिंग पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ये समझे हो बच्चों? अरे बोलो बोलो बोलो, ये कहां से आया समझ रहे हो ना? इसके ऊपर दुनिया को नहीं दिखेगा, तुमको दिखना चाहिए, क्योंकि तुमको मालूम है कि शुरुआत कहां से हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं पहले। जी ठीक है, पहुंच गए यहां तक, तेजी से करो। तो यहां तक बिल्कुल पहुंच चुके हो? दो चीज होता है बाबू, एक होता है प्रॉफिट पर चार्ज होना, एक होता है क्या, और एक होता है प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन वर्ड का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट का माने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज जाएगा वो प्रॉफिट का बंटवारा होगा। क्या होगा? सुनना ध्यान से बाबू, बहुत बेहतरीन चीज सीखने वाले हो और ये बहुत काम में आएगा आगे। मतलब सर समझो, जो ट्रेडिंग एंड पीएल में जाता है ना, जैसे ट्रेड पीएल में रेंट जाता है, डेप्रिसिएशन जाता है, सैलरी जाता है, ये प्रॉफिट पर चार्ज होता है, ये प्रॉफिट को घटाता है। जो भी चीज प्रॉफिट को घटाता है वो प्रॉफिट पर चार्ज होता है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डिस्काउंट, ये सब प्रॉफिट पर चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट पर चार्ज होता है, प्रॉफिट को घटाता है। लेकिन जो भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा वो प्रॉफिट को घटाता नहीं है, वो प्रॉफिट का बंटवारा है। हाँ, कौन ये बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझने के लिए थोड़ा डेप्थ समझना पड़ेगा भाई। प्रॉफिट पर चार्ज होना माने प्रॉफिट को घटा दिया, घट घट के प्रॉफिट 1 लाख आया, मानो कितना आया बोलो? उसी 1 लाख को बांट रहे होते हैं तो वो क्या है? एप्रोप्रिएशन। माने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी चीज जाएगा तो प्रॉफिट को घटा नहीं रहा है, वो प्रॉफिट का बंटवारा है, मालिक में ही तो बटेगा। लेकिन अगर कोई भी चीज कहां जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बोलो वो क्या है? वो प्रॉफिट पर चार्ज है। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी चीज जाएगा तो वो प्रॉफिट पर, क्योंकि वो प्रॉफिट को घटा रहा है, प्रॉफिट घट रहा है उससे। लेकिन एप्रोप्रिएशन में जहां मालिक को बांट रहे होते हैं वो एक्चुअली प्रॉफिट पर चार्ज नहीं है, वो प्रॉफिट पर बंटवारा है, एप्रोप्रिएशन है। मेरी बात क्लियर है? 100% क्लियर है? तो प्रॉफिट पर एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी पार्टनर्स को मिलता है एज ए मालिक, जो भी पार्टनर्स को मिलता है, जे ध्यान समझो, जैसे पार्टनर्स को क्या मिलता है? उसके कैपिटल का इंटरेस्ट, उसके कैपिटल का। अब मान लो जब फॉर्मेट बना रहे तो मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी, क्या है बोलो? ए के कैपिटल को मिलेगा और बी के कैपिटल को मिलेगा क्या? उसके कैपिटल का जो होगा इंटरेस्ट वो मिलेगा। सब पे चर्चा करेंगे हम, एक एक चीज पे, क्यों आया है, क्या चीज। खाली फॉर्मेट थोप नहीं देंगे तुम पे हम, 100% फॉर्मेट को सीखेंगे, कोई चीज क्यों आ रहा है, परफेक्ट रीजन जानेंगे। बिना रीजन जाने पढ़ना बेवकूफी है। उसके बाद पार्टनर्स क्या लेंगे? अगर
सैलरी मान लो ए और बी दोनों सैलरी ले रहे हैं। माफ करना ऑनलाइन वाला थोड़ा सर्दी खांसी है, कान बज रहा होगा तुम्हारा। ठीक है जी। उसके बाद फिर कमीशन हो सकता है, कौन ले, पार्टनर्स ले। मान लो कोई पार्टनर माल ज्यादा बिकवाता है तो बोलता है भाई हमको कमीशन दो अलग से। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है? तो पार्टनर्स को मिलेगा, मान लो ए भी दोनों में को मिल रहा है तो ए और बी दोनों का कैपिटल होगा। अगर सिर्फ ए को मिलेगा तो सिर्फ ए लिखेंगे यहाँ पे। और इधर यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या होगा बोलो? ये सब क्यों होगा, ये सब बिल्कुल स्पष्टता से बताया जाएगा क्यों ये सब आ रहा है। इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे। मान लो अमाउंट है इधर, इधर जोड़ के 5 लाख आया, इधर जोड़े 3 लाख आया, 5 लाख लिखेंगे ना, और यहाँ कितना लिखेंगे 2 लाख, और इधर जोड़ के कितना है मान लो सोचो ऐसे 5 लाख, इधर जोड़ के 3 लाख आया, कितना लिखेंगे लेकिन 5 लाख। कितना बैलेंस गिरा? ये क्या है? प्रॉफिट है, जो किसको मिलेगा, मैंने अब जो बचा एग्जैक्ट प्रॉफिट है जो कि किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। अगर डीड में लिखा है कैसे मिलेगा तो वैसे मिलेगा, नहीं तो इक्वली मिलेगा। तो एक एक चीज पर चर्चा होगा, तो हम बस ऐसे फॉर्मेट अभी खींचे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई भी चीज जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर कोई भी चीज, तो वो प्रॉफिट पर क्या होता है, चार्ज नहीं होता, वो प्रॉफिट का बंटवारा होता है। यहाँ मालिक को मिल रहा है, ये बंटवारा है। क्या है बोल बाबू? बंटवारा। हाँ थोड़ा राइटिंग से मेरे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डिजिटल इस पे लिखते लिखते मेरा राइटिंग बिगड़ता ही गया है, तो संभालने का याद नहीं रहता है ना, तो फ्लो में लिखते चल जाते। समझ जाते हो? तो इतना होशियार तो होना चाहिए कि CAPI देखे तो कैपिटल हो गया। बहुत बच्चा होता है ना वर्ड CAPI क्या लिखे सर, अबे यार 12th में आ गया है ना। ये फॉर्मेट है किसका बोलो बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या यही फॉर्मेट है? इसमें क्या कभी बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये बस एक नॉर्मल फॉर्मेट है बाबू, जो शुरुआत में बताने में हम लिख दिए, इसमें चीजें बदलती है। ओके जी। अब सबसे पहले क्या लिखे देखो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखे? ये क्या है सर? ए और बी दोनों पार्टनर है। ए और बी क्या है बोलो? दोनों कैपिटल दिया है, बिल्कुल दिया होगा। मान लो ये कैपिटल दिया 5 लाख, बी कैपिटल दिया कितना 3 लाख। तो ये फर्म को दिया है, बोलो हाँ या ना। ए और बी दोनों डिसाइड किया कि वो कैपिटल पर इंटरेस्ट लेंगे 10% से। कितना परसेंट से? अब सबसे पहले तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, अपना ही बिजनेस है, अपने ही बिजनेस में कैपिटल दे रहे हैं और कैपिटल पर क्या चार्ज कर रहे हैं? आदमी बैंक से लोन लेता है तो दूसरे का पैसा होता है, तब तो इंटरेस्ट दे रहा होता है ना। आप अपने ही बिजनेस में अपने ही कैपिटल पर क्या चार्ज करवा रहे हो? इंटरेस्ट। ये क्यों हो रहा है? अपने ही पूंजी पर कोई इंटरेस्ट ले रहा है। बताओ, ए और बी का ही ना बिजनेस है, 5 लाख और 3 लाख दिया है, दोनों क्या बोल रहा है, हम क्या लेंगे? इंटरेस्ट एप्रोप्रिएट करेंगे।
ये अजीब नहीं लग रहा है तुमको? अपना ही बिजनेस रहेगा और अपने ही कैपिटल पे क्या चार्ज करोगे तुम? अरे अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अजीब लगना चाहिए थोड़ा सा। मान लो तुम बिजनेस शुरू करो, बिजनेस में 10 लाख लगाओ और बिजनेस से बोलो भाई हमको क्या दो तुम, अब भाई तेरा ही है, जो भी है तेरा ही है, तो इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है समझो। बिजनेस का ढेर सारा डेफिनेशन है, मेरा भी एक परिभाषा है बिजनेस। बिजनेस क्या है? मार्केट ऑफ रिस्क है। मार्केट ऑफ रिस्क का बाजार है, व्यापार। कोई नहीं जानता कल बिजनेस में क्या होगा। कोरोना के टाइम में कितना एस्टेब्लिश बिजनेस परेशान हो गया, अभी तक उससे नहीं निकल पाया है। लॉकडाउन में बहुत सारा बिजनेस इतना डिस्टर्ब हुआ है, अभी तक उससे नहीं निकल पाया। बहुत सारा स्टोर्स है जो बंद हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इतना चलने लगा है। हर चीज के लिए हम लोग कोरोना के टाइम से ऑनलाइन ऑर्डर आदत लग गया, तो जूता चप्पल कुछ भी खरीदना होता है हम लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं। तो लोकल दुकान पे जूता चप्पल नहीं बिक रहा है। बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स बाबू खाली रहते कस्टमर के इंतजार में। वो स्टोर्स बस यूं ही ढो रहा होता है, और कंपनी भी बोलती है ढो, क्योंकि नाम तो रहना चाहिए ना मार्केट में हर जगह। वो एक्चुअली लॉस में चल रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस में क्या है? रिस्क है। क्या है बोलो? मान लो हम अपना एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपया है, ओके जी। अगर हम इस 10 लाख रुपया को बिजनेस में डालते हैं, हमेशा क्या रहेगा? रिस्क। पैसा डूब सकता है, डूबने का खतरा रहेगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन वही 10 लाख अगर बिजनेस में ना डाल के हम बैंक में एफडी कर दें, बैंक में क्या कर दें? बैंक 7-8% दे देगी इंटरेस्ट। तो बैठे बैठे हमको 10 लाख पे 7-8% से 70-80 हजार रुपया इंटरेस्ट आएगा, हाँ या ना? क्या हमको बैंक में रोज दिन जाके झाड़ू देना पड़ेगा? भाई इंटरेस्ट दोगे ना, झाड़ू दे दो। ऐसा होगा क्या? मैनेजर पानी लो प्लीज, पी लो, ऐसा करना पड़ेगा क्या? आपको ऑटोमेटिक, आप 10 लाख बैंक में एफडी करोगे, आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा? आप हम इसका त्याग किए और वो पैसा रिस्क में दे दिए, बिजनेस में दे दिए। हम बैंक में एफडी नहीं किए, वो पैसा कहां लगा दिए? रिस्क है ना। अरे बैंक में देते तो यूं ही इंटरेस्ट आता ना। वो त्याग किए ना, और उठा के कहां डाल दिए? जहां पे क्या है? बैंक में तो नहीं डाले ना, ध्यान नहीं दिया बाबू, चुप जाओगे। वापस आते, वापस एक बच्चा के मुंह से सुन लिए हम। मेरे पास 10 लाख रुपया है, अगर हम बैंक में डाल दें तो बैंक हमको 7-8% इंटरेस्ट देगी, तो 70-80 हजार यूं ही इंटरेस्ट दे देगी बैठे बैठे, हाँ या ना? क्या हमको रोज दिन बैंक में झाड़ू देना पड़ेगा? क्या मैनेजर को चाय कॉफी पूछना पड़ेगा? नहीं, यूं ही मिल जाएगा। हम उसका त्याग कर रहे हैं, हम बैंक में पैसा नहीं डाल रहे हैं। वो पैसा लेकर के हम कहां कर डाल रहे हैं? बिजनेस में, जहां क्या है बोलो? रिस्क। जहां पैसा डूबने का खतरा है। क्या हमको बैठे बैठे जितना मिलता, क्या उतना उम्मीद उससे नहीं रखें? अरे बोलो। इसलिए कोई अपने ही बिजनेस में अपने ही कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि इतना तो उसको बैठे बैठे मिल जाता। अरे रीजन समझ में आया है? तो अपने ही बिजनेस में अपने ही कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज क्यों करता है? मेरी बात समझ में आई है? अब ये इधर क्यों आया, ये सब इधर क्यों आया, ये इधर क्यों आया, हर एक बात समझो। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझो। तो तुम जब बिजनेस को कैपिटल दिए तो बिजनेस से क्या लिए तुम? इंटरेस्ट। वैसे तुमको जब जरूरत पड़ा तो तुम बिजनेस से ड्रॉ किए, विड्रॉ किए, घर ले गए पैसा, तो बिजनेस भी कहेगा बेटा ये पैसा किसका? तो बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस के अकाउंट बुक में चढ़ चुका पैसा किसका? अब तुम पैसा ले जा रहे हो बिजनेस से, बिजनेस बोलेगा सुनो बिजनेस का पैसा कहाँ ले जा रहे हो? बोला मेरे बच्चे का ट्यूशन फी है, मेरे बच्चे का ये कपड़ा खरीदना है, कुछ भी। तो सुनो हम भी क्या लेंगे, क्योंकि हम भी अगर बैंक में रख देते तो बैठे बैठे क्या कमाते। समझ में आ रहा मेरी बात? हर चीज का रीजन है, हर चीज का परफेक्ट रीजन है बाबू। 100% सीखा जा सकता है। जो बच्चा जनरली 11th पढ़ता है इधर उधर, हम उससे एक एंट्री के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग गुड्स परचेज करते हैं ना, और गुड्स सोल्ड करते हैं। टीचर क्या बोल देता है बाबू? गुड्स एंट्री में नहीं लिखना है, जब परचेज करेंगे तो परचेज लिखना है, और जब सेल करेंगे तो क्या लिख देना है? सेल्स लिख देना। बोले होंगे टीचर, तो मान लिए होंगे, लेकिन ये परफेक्ट रीजन नहीं है। क्यों गुड्स नहीं लिखेंगे? मशीन खरीद रहे तो मशीन लिख रहे हैं, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर लिख रहे हैं,
तो टीचर उसका जवाब देगा क्या, भाई मशीन तो आइडेंटिफिएबल है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना मशीन है। अबे मशीन 50 तरह का होता है, किसको किसको आइडेंटिफाई कर लोगे। फर्नीचर 100 तरह का होता है, किसको किसको आइडेंटिफाई कर लोगे। बोलेगा गुड्स तो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई गुड्स कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर भी बहुत कुछ हो सकता है। फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर लिखे, तो जब गुड्स खरीदे तो गुड्स क्यों नहीं लिखे। सवाल है कि नहीं है, बोलो। इसका भी परफेक्ट जवाब है बच्चों। हर सवाल का 100% कॉन्सेप्चुअल जवाब है, जो संयोग से क्या होता है कि नहीं मिलता है बच्चे लोग। अकाउंट 100% प्रूफ वाला सब्जेक्ट है। आप जर्नल करते हो, आप लेजर करते हो, ट्राई बैलेंस करते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हो, बैलेंस ही दोनों तरफ मैच कर जाता है। मैथ में जैसे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव होता है, वैसे ही तो यहां भी हुआ ना। अकाउंट बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, अकाउंट बहुत मजेदार सब्जेक्ट है बाबू, समझे, जिंदा सब्जेक्ट। ठीक है ना, क्या है बोलो, सब्जेक्ट जिंदा है। टीचर हत्या कर दिया है कॉन्सेप्ट ना देगा। हम क्या बोले, आप गुड्स परचेज करते हो, गुड्स सोल्ड करते हो, टीचर बोल दिया क्या भाई जब गुड्स परचेज करो तो परचेज लिख देना, जब गुड्स सोल्ड करो सेल लिख देना, बस खत्म। बच्चा तुम लोग किताब में भी देखा यही लिखा है, चलो यही लिखा है। रीजन क्या है, गुड्स क्यों नहीं लिखते हैं। हम लोग अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम लोग साल भर अकाउंट क्यों बनाते हैं बोलो। साल के लास्ट में पता चले प्रॉफिट हुआ, या मान लो मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, या मोबाइल का बिजनेस है, या कपड़े का बिजनेस। आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे होते वो आपके लिए क्या होता है बोलो, गुड्स। अरे आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए क्या हो रहा है, गुड्स हो रहा है। अगर हम कपड़े का बिजनेस करें, कपड़ा मेरे लिए गुड्स है, ये सब जानते हो आप। तो अब देखो क्या होता है, आप सालों भर जर्नल लेजर ये सब करते हो, लास्ट में ये जानना होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या। अब मान लो हम गुड्स खरीदे, उसको गुड्स से लिख दिए, गुड्स रियल अकाउंट है, आ ही रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स बेचे कैश टू गुड्स, उधार बेचे तो डेटर टू गुड्स, उधार खरीदे तो गुड्स टू क्रेडिटर। क्या लिखना शुरू कर दिए, गुड्स 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 गुड्स। अब लेजर किसका बनेगा, गुड्स का, और जिसका अकाउंट खोलते हैं उसी का ना लेजर बनता है। अब खरीदने वाला भी इसी लेजर में जाएगा, बेचने वाला भी इसी लेजर में चल जाएगा, हाँ या ना। आपको साल के लास्ट में पता ही नहीं चलेगा कितने का खरीदे हो कितने का बेचे हो, क्योंकि आप सब किस में डाल दिए, गुड्स। मान लो हम बिजनेसमैन हैं, मेरा मोबाइल का शॉप है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि साल भर में हम 5 करोड़ का मोबाइल खरीदे हैं, उसको 8 करोड़ में बेचे। हमको अपना टोटल परचेज, टोटल सेल मालूम होना चाहिए। लेकिन जब आप एंट्री में गुड्स ही लिखते हो, खरीदने में भी और बेचने में भी, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा गुड्स खरीदने वाला है, कौन सा गुड्स बेचने वाला है। और आप गुड्स का ही लेजर बना दोगे और दोनों ट्रांजैक्शन खरीदने और बेचने वाला गुड्स के लेजर में ही चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप खरीदे कितने का और तो प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा। अरे बोलो, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, गुड्स नहीं लिखते। जब खरीदते हैं तो परचेज, जब बेचते हैं तो सेल। इसलिए अब खरीदते तो परचेज लिखे, जब जब परचेज लिखे तो परचेज का लेजर बना, परचेज के लेजर में गया, परचेज मालूम चल गया। जब जब बेचे सेल्स के लेजर में गया, परचेज सेल अलग हो गया। ये रीजन है बच्चों, मेरी बात समझ में आई है। तो आप 100% कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा मन आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का भी था, लेकिन हम जानते हैं करेंगे तो लोडिंग ज्यादा हो जाएगा एक दिन में, है ना। तो कोई बात नहीं है, जो जिनका आज पहला क्लास है वो बैठे रहेंगे, जो पहले से यहाँ पढ़ते रहे हैं वो जाइए। ऑनलाइन में तो पहले वाला ही होगा, जिनका पहला